उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जोड़ तोड़, गठबंधन घटबंधन, इस पार्टी से नाराजगी, उस पार्टी में घुसने की कोशिशें साफ दिखती हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलें गठबंधन का धर्म निभाने में नेताओं को सामने आ रही हैं। भाजपा निषाद को मनाने की कोशिशों में है, लोकदल को सीट देने के बाद भी चिंतित है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम सरदर्दियां हैं। जी, तो जो सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे रही है, उस पर कांग्रेस नाराज है। असल में यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बन रहा है सरदर्द, कैसे कांग्रेस मजबूरी में ही सही 2 सीटों पर हां में सर हिला रही है, और एक बात यह भी समझिए कि जो 2 सीटें इसको मिल भी रही हैं, उस पर उसकी कितनी जीत की संभावना है, और क्या सपा कांग्रेस को घेर में लेकर जबरदस्ती उस पर 2 सीटें थोप रही है। आज की चर्चा इसी पर। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें तो जरूर छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं दिखती। हालांकि इस मुद्दे पर बिना बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने गेंद को केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद दोनों दलों के नेता उपचुनाव में भी साथ मिलकर मैदान में उतरने की बात भले कहते दिखते हों, लेकिन उनके बीच सीटों के बंटवारे की बातें स्पष्ट नहीं दिखती। सपा 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सपा ने खैर और गाजियाबाद की सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी क्लियर बात नहीं की है। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियां गठबंधन धर्म निभाने की वकालत कर रहे हैं। समाजवादी नेता और प्रवक्ता फखरुल हसन कहते हैं कि यूपी में हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन का धर्म निभाया है, उन्हें 2 सीटें दी हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस भी इस धर्म को निभाए और सपा को ठीक ठाक सीटें दे। क्या कहा फखरुल ने, पहले वो सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस को 2 सीट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया है। समाजवादी पार्टी चाहती कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट समाजवादी पार्टी को दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सब मिल के हराए, एक मंच पे आके सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से हराने का काम करे। तो वहीं सीट शेयरिंग की खबरों पर कांग्रेस क्या कहती है, वो भी गठबंधन धर्म की बात को बार बार कहती नजर आती है। मनीष हिंदवी क्या कह रहे हैं इस पर, यह भी सुनना जरूरी है। सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है वो उच्च स्तर पे बैठ के लोग तय करेंगे। हम लोगों ने कांग्रेस में 10 सीटों पर तैयारी करी हुई है। हमारे संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन हो रहे हैं, हम BLAs बना रहे हैं, लीड BLAs बना रहे हैं। बाकी जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। हम गठबंधन में हैं, हमें जो तानाशाही फोर्सेस हैं उनको हराना है, यही हम सब लोगों का लक्ष्य है। जी, तो ये बात हो गई नेतागिरी की, लेकिन अब जरा आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि जिन 2 सीटों पर सपा ने कांग्रेस को सीटें देकर एहसान जताया है, उन सीटों पर असल में राजनीतिक कहानी क्या कहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। सबसे पहले आपको गाजियाबाद का तिकड़म समझाता हूं। आप ये समझिए कि वहां की दशा और दुर्दशा क्या है। गाजियाबाद से कांग्रेस लगातार 4 चुनावों में हार रही है। यहां कांग्रेस 22 साल पहले जीती थी, फिर उसके बाद कभी भी गाजियाबाद में हाथ को साथ नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं कि केवल कांग्रेस के लिए यहां की स्थितियां खराब हों, कमोबेश समाजवादी पार्टी के लिए भी साल 2004 के ही विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल हो पाई। वहां तब भी उपचुनाव ही थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। 2017 में जब सपा और कांग्रेस के बीच गठजोड़ हुआ, तो सपा ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। हालांकि कांग्रेस ये सीट हार गई और भाजपा ने यहां से एक बड़ी जीत दर्ज की। गाजियाबाद सीट पर पिछले 5 चुनावों की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी 3 बार, बहुजन समाज पार्टी 1 बार और कांग्रेस 1 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है।
2022 के चुनाव में कांग्रेस को यहां महज 11,778 वोट ही मिले थे। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर गैर कांग्रेसी विधायक का अगर मैं जिक्र करूं तो साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर राजेंद्र चौधरी विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1980 और 1989 तक फिर से कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1991, 93 और 96 में भाजपा और 2002 के चुनावों में कांग्रेस विधायक जीतकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे। 2004 में सपा, 7 में भाजपा और 12 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने। 17 और 22 में भाजपा विजयी रही। 22 में चुनाव में यहां भाजपा को 61.37%, सपा को 18%, कांग्रेस को 4% और बहुजन समाज पार्टी को 13.36% वोट मिले। यहां से विधायक अतुल गर्ग के हाथरस से सांसद चुने जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य मतदाता भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है। गुर्जर, जाट और दलित में बंटवारा रहता है और दूसरी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं वर्गों में सेंधमारी करती हैं और चुनाव में अपने तिकड़म को सेट करती हैं। अब आपको गाजियाबाद से दूसरी सीट पर लिए चलता हूं, जिस सीट का नाम है खैर और यह अलीगढ़ जिले में आती है। हालांकि कांग्रेस का ग्राफ यहां पर भी बदतर ही है। लगातार 5 बार के चुनावों में वो हारी है। खैर सीट पर 40 साल से कांग्रेस वापसी की बाट जोह रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मोनिका को सिर्फ यहां से महज 1,514 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के अनूप वाल्मीकि को 1,39,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यही कमोबेश कुछ हाल समाजवादी पार्टी का भी यहां से है। सपा भी इस सीट पर पिछले 5 चुनावों में खाता नहीं खोल पाई। 2002 से लेकर अब तक हुए पिछले 5 बार के चुनावों में 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि एक बार साल 2002 में बसपा का विधायक यहां से जीता है और विधानसभा की दहलीज पर पहुंचा है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन ने यहां से चुनाव लड़ा। जीत के बाद यह सीट रालोद के खाते में चली गई। बाकी के चुनावों में सपा को 10,000 वोट भी मिलना मुश्किल ही रहा है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में साल 1967, 74 और 80 में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 1985 में लोकदल और 89 में जनता दल का परचम लहराया। 1991 में रामलहर में इस सीट पर भाजपा को जीत मिली। फिर राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल, भाजपा का परचम यहां से लहराता रहा है। 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान यहां से विधायक चुने गए। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां जाट, जाटव और ब्राह्मण मतदाताओं की अधिकता है। यहां 2022 में भाजपा को 55.55%, बसपा को 25.98%, रालोद को 16.57%, कांग्रेस को 0.6% वोट मिले। जी, चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इन खबरों को समझना यह भी जरूरी है कि इन दिनों कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कह रही है। कांग्रेस के लिए गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा, तो खैर से रोहताश सिंह जाटव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कांग्रेस से यूपी में समझौता समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी है या गठबंधन धर्म, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को यह बात समझनी होगी कि भाजपा से गठबंधन करके ही निपटा जा सकता है। पिछले 4 चुनावों की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ, 22 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ और फिर पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यूपी में भाजपा की सीटों को कम करने में वो कामयाब रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी समझौते को न सिर्फ तवज्जो दे रही है, बल्कि उसकी कोशिश ये है कि गठबंधन बना रहे। यह समझौता भी तब हो रहा है जब हरियाणा और कश्मीर के चुनावों में कांग्रेस की ओर से उसे एक भी सीट नहीं मिली। अंत में इस गठबंधन में यह भी समझिए कि सपा की ओर से यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को जो 2 सीटें दी जा रही हैं, इसे भविष्य की बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।
क्योंकि इससे महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकेगी। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में सपा की पहले से ही 2 विधायकों की जोड़ी है, वो इस बार वहां पर 12 सीटों की दावेदारी पेश कर रही है। तो वहीं झारखंड की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी यादव बहुल सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है। हालांकि झारखंड में राजद का पहले से ही कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन है। ऐसे में सपा को वहां पर सीट मिलने की उम्मीदें कम हैं। यह गठबंधन की टॉफी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए चूसना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन गठबंधन में क्या शक्ल सीटों के बंटवारे पर फाइनल होती है। हालांकि गठबंधन में 7 और 9-2 का फॉर्मूला फाइनल है, लेकिन इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी खुलकर अपनी तरफ से औपचारिक बात नहीं कही है। सभी गठबंधन धर्म निभाने की वकालत कर रहे हैं। गठबंधन के चुनाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या गुल खिलाएंगे, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हमारी आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। यदि आप किसी विषय पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। नमस्कार।